दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। 2024 में सम्मिलित होने वाले बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए एक विशेष अवसर लेकर आए हैं, जिनके लिए पॉलिटिकल साइंस के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। या आप एग्ज़ाम देने से पहले इस वन लाइनर को अवश्य रीड करें। निश्चित रूप से 100% इससे क्वेश्चन टैग करने की संभावना है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू फर्स्ट से ध्यान देंगे। सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। दोस्तों, यह जानिए कि प्रारंभ काल में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। यह नियम सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 में कानून बना कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसे 1918 ईस्वी में दिया गया। ऑप्शन में आपके क्वेश्चन बनकर आएगा, परीक्षा में रहने की संभावना रहेगा कि महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार कब मिला। 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा, उनमें से एक रहेगा 1918। तो आप ये वन लाइनर पढ़े हुए रहेंगे तो आप 1918 मार के आइएगा। चलिए, समझ गए होंगे। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। जेड गुड्डी लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। यानी कि आप पढ़िएगा पॉलिटिकल साइंस तो उसमें जेड गुडी की एक कहानी दिया हुआ है, जिसमें यह बात लिखी हुई है। पाकिस्तान कौन सा देश है? तो पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। इस्लामिक देश का मतलब होता है जो इस्लाम को मानता है, जो मुस्लिम धर्म को मानता है, उसे इस्लामिक। तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, यानी देश है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में औरतों के लिए आरक्षण है। यानी हमारे भारत का जो संविधान बना था उसमें प्रारंभ में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे अब राज्य आ गए हैं जहां विशेष आरक्षण दिया गया है। उसमें अपने बिहार राज्य को ले लीजिए। बिहार राज्य में 50% पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो इसलिए जानिएगा, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में औरतों के लिए आरक्षण है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यह कहना सांप्रदायिकता राजनीतिक कहलाता है। सबसे पहले जाने कि सांप्रदायिकता है क्या। तो सांप्रदायिकता का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति या समाज या धर्म अपना धर्म को किसी दूसरे धर्म से विशेष समझे, श्रेष्ठ समझे, तो ऐसी स्थिति को ही सांप्रदायिकता कहते हैं। आए दिन हम लोग देखते हैं हमारे देश में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, अपने धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म, मंदिर, मस्जिद, ये गुरुद्वारा, इस तरह की व्यवस्थाएं उत्पन्न करके जनता के बीच जाती है और जनता को अपना शिकार बना करके उससे वोट ले लेती है। तो इस तरह के एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ समझना क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता राजनीति कहलाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने कहा था धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। यानी ये गांधी जी का ये कथन था। ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए इसे अवश्य देखेंगे। राजनीतिक दलों की नींव ब्रिटेन में पड़ी थी। यानी जिस तरह से अभी हम लोग देखते हैं पूरे विश्व में हर देश में कुछ अलग अलग राजनीतिक दल हैं, तो सबसे पहला राजनीतिक दल की नींव कहाँ पड़ी थी? तो ब्रिटेन में पड़ी थी। ये ध्यान दीजिएगा। आगे है सवाल है, लैंगिक विभाजन का अर्थ समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। यानी लैंगिक विभाजन का मतलब होता है यानी लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में भेद उत्पन्न करना, असमानता उत्पन्न करना। तो यह विभाजन क्या कहलाता है? लैंगिक विभाजन कहलाता है। जैसे हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, पुरुषों को ज़्यादा वरीयता दिया जाता है महिलाओं से। तो यही व्यवस्था क्या है? ये लैंगिक विभाजन है। जैसे कभी कभी कहा जाता है कि यह काम पुरुष ही कर सकता है, तो वहाँ कैसा देखने को भाव होता है? लैंगिक विभाजन देखने को होता है। तो ये आप समझने का प्रयास करिएगा। आज़ादी के समय देश में कुल 563 देशी रियासतें थी। इसके बारे में भी जानिए। जब हमारा भारत पर लंबी अवधि तक अंग्रेजों का राज रहा था, तो अंग्रेजों ने हमारे भारत को
563 छोटे छोटे देशी रियासतों यानी देशी टुकड़ों में बटा हुआ, यानी आप सरल भाषा में कहिए कि 563 भारत बना हुआ था, छोटा छोटा। हर राज्य का अपना कानून, अपना व्यवस्था, अपनी व्यवस्थाएं, अपना सेना, अपनी सरकार, इस प्रकार से 563 रियासतें थी और इस वजह से एकता की अभाव थी। जब हमारी आज़ादी मिली तो इस व्यवस्था को मिटाया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि आज़ादी के समय देश में कुल कितनी रियासतें थी, तो 563 देशी रियासतें थी। आगे जानिएगा, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। जब हमारी आज़ादी की बात चल रही थी कि हमें आज़ादी दिया जाए, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले भारतीय लोगों को, भारत के नेताओं को कहा था कि तुम अपने देश के लिए पहला संविधान बनाओ। तो इसलिए संविधान सभा का गठन संविधान बनाने के लिए 1946 में गठन किया गया था। समझ गए होंगे। स्वाधीनता आंदोलन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। स्वाधीनता आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान से, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में हुआ है ना। देखिए, सवाल पूछता है भारतीय संविधान में कितनी सूची है, तो भारतीय संविधान में 3 सूची है। संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। तो आपने समझ गया होगा, यह आपके आगे भी दिया हुआ है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का नियम बनाते हैं। भारत राज्यों का संघ है, इसके बारे में आप जानिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में यह बात लिखा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। राज्यों का मतलब यहाँ कई राज्य है और उस राज्य के ऊपर एक संघ है जो पूरे देश पर नियंत्रण कराती है ना। तो भारत क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है। आगे ध्यान दीजिएगा, वेस्ट इंडीज में 1958 में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी सोवियत संघ 2 भागों में डिवाइड हो गए थे। 1991 में ऐसी घटना घटी थी। नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्य भाषा के आधार पर बने थे। किस आधार पर बने थे? तो भाषा के आधार पर बने थे। क्वेश्चन नंबर आगे, देश में 40% लोग राष्ट्रभाषा हिंदी बोलते हैं। 1970 के दशक के बाद सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक पार्टियों में जन आक्रोश फैला, यानी 1970 के दशक के बाद सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक पार्टियों में जन आक्रोश, यानी इस तरह के गठबंधन की राजनीति को, यानी छोटे छोटे दल की राजनीति की शुरुआत होने लगी। 1977 में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार यानी जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उस जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुए थे। आगे ध्यान देंगे, आगे ध्यान दीजिएगा मिस्टर, हमारे जितने भी प्यारे भाई बहनों पढ़ने वाले हैं, एकदम इसको पढ़कर जाइए। बिहार के वैशाली जिले में लिच्छवी गणतंत्र लोकतांत्रिक स्वशासन देखने को मिलता है, यानी इसका मतलब हुआ बिहार हमारा वैसा राज्य है जहां एक जिला वैशाली है। उस वैशाली में आज नहीं, प्राचीन काल की बात है जहां गणतंत्र की व्यवस्था था। वो कौन से ऐसे राज्य थे? तो लिच्छवी, जहां स्वशासन यानी राजा का शासन था, लेकिन राजा के लिए एक मंत्रिमंडल बना के रखे हुए थे और वो मंत्रिमंडल की बैठक करवाते थे। कोई निर्णय मंत्रिमंडल के सहयोग से लिया जाता था। इसलिए कहा गया है बिहार के वैशाली जिले में लिच्छवी लोकतांत्रिक स्वशासन देखने को मिलता था। उस जमाने की बात है। आगे है, गांधी जी के अनुसार भारत की आत्मा गांव में बसे। देखिए, उनके द्वारा ये कही गई कथन है कि भारत की जो आत्मा है वो कहाँ बसती है? तो गांव में बसती है। ध्यान से सुनेंगे। फिर है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नेल्लौर जिले में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ध्यान दीजिएगा, कब की बात है? तो 2 अक्टूबर 1900। पूछा जाता है कि ये कब
ऐसा हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत, इसके बाद जानिए 1959 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 1959 में आपने देखा नागौर में, और यहाँ भी 19 पंचायती आंध्रा में यानी आंध्र प्रदेश में भी 59 में ही शुरुआत हो गई थी। 1991 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन हुआ और पंचायती राज अधिनियम बनाए गए। यानी 73वां संशोधन में कौन सा अधिनियम बनाए गए? तो पंचायती राज अधिनियम बनाए गए। आगे ध्यान से देखिएगा, इसे अनुच्छेद 243 में रखा गया है। जो पंचायती राज व्यवस्था के जितने कानून और नियम है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में रखा गया। कभी कभी सवाल पूछता है कि अनुच्छेद 243 किससे संबंध है? तो पंचायती व्यवस्था से संबंध है। ध्यान दीजिएगा, मतलब इस तरह से आपके ऑप्शन में दिया रहेगा। इस संशोधन के द्वारा एक नई सूची, एक ग्रामीण अनुसूची जोड़ी गई थी, है ना। यानी जब ये व्यवस्था लाया गया तो एक ग्रामीण एक अनुसूची जोड़ा गया, और जिसमें 29 मुद्दों का उल्लेख है। देखिए, पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था में या पंचायती व्यवस्था में कितने मुद्दा है, तो मुद्दा के जगह आपको लिखा रहेगा विषय, कितना विषय है, तो आप जानिएगा 29 विषय है, 29 मुद्दा, यानी 29 तरह के नियम बनाए गए हैं, उसमें लिखा है ग्रामीण सूची में। आगे ध्यान दीजिएगा, 7,000 की आबादी पर ग्राम पंचायत की स्थापना होती है। आपसे पूछा जाएगा कि एक ग्राम पंचायत की स्थापना कितनी आबादी पर होती है, तो 7,000 की आबादी पर होती है। और उस पंचायती व्यवस्था में 500 की आबादी पर एक वार्ड की स्थापना होता है ना। 500 की आबादी पर क्या होता है? तो एक वार्ड की स्थापना होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होता है। यह सवाल निश्चित बोर्ड में आने वाला है, अवश्य इसको पढ़िएगा, ध्यान दे के जाइएगा। वर्ष 2006 से बिहार के पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए 50% या आधा सीट आरक्षित कर दी गई है। यह सवाल पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में कब से महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया? तो ये 2000 ईस्वी में किया गया, 2006 में, सॉरी 2006 में किया गया। आगे है मुखिया या उप मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दे सकता है। यह भी सवाल पूछता है, मुखिया उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो पंचायत राज पदाधिकारी को दे सकता है। ग्राम पंचायत के सदस्य 2/3 बहुमत से, जिसको हम लोग वार्ड सदस्य कहते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य यानी जिसको वार्ड सदस्य कहते हैं, 2/3 बहुमत से मुखिया या उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे हटा सकते। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? जब कोई पद पर रहते हुए व्यक्ति, जैसे मुखिया है, उप मुखिया है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, वह अपने कर्तव्यों में अच्छे ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं, यानी अपनी जो काम है वो कानून के अनुरुद्ध न करके विरोध में जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसी दल के, उसी सदस्य के लोग जो उन्हें चुनते हैं उसके विरोध में प्रस्ताव लाते हैं, और उसी प्रस्ताव का नाम है अविश्वास प्रस्ताव। तो आपने समझ गया होगा। आगे सवाल जरा ध्यान दीजिएगा। पंचायत के सभी पदों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पूछा जाता है पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल का होता है। ग्राम सभा का बैठक बुलवाने की जिम्मेवारी मुखिया को है। सुरक्षा दल के नेता को दलपति कहते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। सरपंच सभी प्रकार के अधिकतम 10,000 तक मामलों की सुनवाई कर सकता है, यानी सरपंच जो है 10,000 तक के मुकदमा को देख सकता है। 5,000 की आबादी पर एक पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। 5,000 की आबादी पर क्या चुने जाते हैं? एक पंचायत समिति चुने जाते हैं। आगे है, किसी भी पद के विघटन होने पर उसमें 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ता है। किसी भी पद के विघटन होने पर उसमें 6 महीने के अंदर चुनाव कराना
पड़ता है। समझ गए होंगे। 1992 में 74वां संविधान संशोधन कर नगरीय शासन व्यवस्था को जोड़ा गया। यह सवाल पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में नगरीकरण व्यवस्था कब लाया गया, तो 1992 में भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा लाया, तो 74वां संशोधन के तहत लाया गया। नगर परिषद का प्रधान क्या कहलाते हैं, तो नगर पार्षद कहलाते हैं। नगर निगम का प्रधान क्या कहलाते हैं, तो महापौर कहलाते हैं। नगर निगम का मुख्य प्रशासक कौन होता है, ये जो बिहार सरकार या भारत सरकार कोई राज्य सरकार के द्वारा ही नियुक्त होते हैं, जो इसे नगर आयुक्त कहलाता है। नगर निगम का मुख्य प्रशासक नगर आयुक्त होता है। आगे सवाल, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। यह सवाल सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी जानकारी देना है। भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकृत किया। यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया और इसे अंगीकृत कर लिया गया। यानी अंगीकृत करने का मतलब हुआ कि उस दिन से हमारे देश में एक नई व्यवस्था के तहत, एक नए कानून के तहत पूरे देश समाहित हो गया और उस संविधान को अक्षरशः पालन करना शुरू कर दिया। 1970 के दशक में सत्ता के विरुद्ध राजनीतिक पार्टियों में जन आक्रोश फैल गया। यानी 1970 के दशक में कोई एक ही विशेष पार्टी के लोग लंबी अवधि से शासन चलाते आ रहे थे और इस शासन से बहुत सारे लोग जो है नाखुश हो गए थे और उसी के विरोध में राजनीतिक पार्टियों का गठन होने लगा। इसलिए इसे कहा जाता है, इस काल को जन आक्रोश का काल कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ तक आगे ध्यान देंगे, है ना। आगे और अभी है क्वेश्चन। फिर से 1971 में कांग्रेस पार्टी की पुनः स्थापना कर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। कब की बात है, 1951। कांग्रेस दो फाड़ में हो गया था और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बदल के है ना कांग्रेस पार्टी कर दी थी। 1975 ईस्वी में देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी। यानी इंदिरा गांधी सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दिए थे। सभी की शक्तियां छीन लिया गया था। सभी को, भारत के जितने भी नेता राजनेता थे, सभी को जेल में डाल दिया था। यानी इस व्यवस्था के तहत पूरे देश में पुलिस का राज आ गया था, है ना। पूरे देश में लोगों को बहुत कठिनाइयां करना पड़ा था, जिसके वजह से इनके विरोध पूरे देश की जनता हो गए। और जब पूरे देश की जनता हो गया तो क्या हुआ, इनकी सरकार चली गई। 1977 के चुनाव जो हुए तो इस चुनाव में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, जिनके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुए थे। समझ गए। ये भी जानिए, आपके पीडीएफ में ये नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने बता दिया। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पूछ देता है, गरीबी हटाओ का नारा कौन से प्रधानमंत्री दिए थे, तो इंदिरा गांधी दिए। गरीबी हटाओ का नारा कब आया था, तो 1971 में आया था। यही सब सवाल रहेगा, आप इसको पढ़ के जाइए, फिर तो एकदम हिला के आइएगा एग्जाम को। फिर है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। बिहार में 1974 ईस्वी के छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। देखिए सवाल पूछता है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। 25 जून 1975 से 18 महीने का आपातकाल रहा था। यह सवाल पूछता है, आपातकाल कब लगा था, तो 25 जून को लगा था। किस ईयर में लगा था, 25 जून 1975 में लगा था। कितने महीनों का लगा था, तो 18 महीने का लगा था। ये सारे इस तरह से सवाल पूछा जाता है। फिर आगे है, 1977 ईस्वी लोकसभा की 542 सीटों में चुनाव में जनता पार्टी को 330 सीटें मिली थी। 77 की बात है। 1980 में इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी। यानी मोरारजी की देसाई की सरकार जो है बहुत ही कम वर्षों में बंद हो गया था। अंगू के पेड़ काटने की अनुमति नहीं देने के कारण चिपको आंदोलन हुआ था, है ना। आप जानते हैं कि उत्तराखंड के एक चमोली राज्य था, जिला था, जहां के लोगों ने सरकार के द्वारा ऐसे कानून निकाला गया था कि जंगलों की कटाई किया जा रहा था, जिससे वहां के लोग जो है विरोध करने लगे और एक विरोध करने के बाद जो है
एक आंदोलन छिड़ा जिस आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। तो कहता है कि चिपको आंदोलन के समय पेड़ काटने पर रोक लगाया गया था, तो वो कौन सा ऐसा पेड़ था जिसे काटने की अनुमति दिया गया था, यह भी सवाल बनता है। तो ये है अंगू का पेड़ है। कौन सा पेड़ है? अंगू का। दलित पैंथर्स दलित युवाओं का एक संगठन था। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। यह भी सवाल पूछता है। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में 1993 ईस्वी में नेल्लोर जिले के दुआंगटा गांव में हुआ था। नर्मदा घाटी परियोजना से गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश लाभान्वित। सवाल पूछता है नर्मदा घाटी परियोजना से कौन कौन राज्य लाभान्वित होते हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होता है। यह सवाल पूछा जाता है। सूचना के अधिकार का आंदोलन 2005 में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दे। सूचना का अधिकार कानून कब बना? तो 2005 में बना। नेपाल में लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। नेपाल में लोकतंत्र कब शुरुआत के दशक में आया? तो 1990 के दशक में। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन लोकतंत्र की स्थापना के लिए थी। किसके लिए था? तो लोकतंत्र के स्थापना के लिए था। ध्यान दीजिएगा। बोलीविया में जनसंघर्ष, बोलीविया में पानी की कीमत में 4 गुनी वृद्धि के कारण, सोचिए पानी की कीमत बढ़ गई थी, जिसके बाद वजह से हुआ था। बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। बहुत वीवीआई सवाल है, आपसे सवाल रहेगा लोकतंत्र का प्राण किन्हें कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को। ब्रिटेन में एक दलीय व्यवस्था है, ब्रिटेन में एक ही पार्टी का राज है। अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है, 2 ही पार्टी का राज है। और भारत हमारा ऐसा देश है जहां बहुदलीय व्यवस्था यानी कई दल है। भारत में अनेकों दल का राज है। ठीक है, अपने ढंग से। फिर आगे है दल बदल कानून, जो 1985 में पारित हुआ, सांसदों और विधायकों पर लगता है। आपसे पूछा जाएगा दल बदल कानून कब पास हुआ? 1985 में हुआ। किस पर लागू होता है? सांसद और विधायकों पर लागू होता है, लागू होता है। आगे सवाल भी कुछ और बच रहा है, उसको भी देख लेंगे हम लोग। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन ये इसमें बहुत सारा ज्ञान है आपके लिए जो निश्चित करके जाएंगे। राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनाने के लिए लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में 4 से अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ साथ किसी राज्य से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय होना आवश्यक। देखिए सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्य में होना चाहिए उसका वर्चस्व? 4 राज्य में होना चाहिए। कितना वोट लेना चाहिए? तो 6% लेना चाहिए। राज्यसभा लोकसभा में या विधानसभा में कितना सीट जीतना चाहिए? कम से कम 4 सीटों पर विजय होना चाहिए, तो वो पार्टी बनता है, राष्ट्रीय पार्टी बनता है। आगे सवाल है भारत का विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, पूछा जाता है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश किस देश को कहते हैं? तो भारत को कहते हैं। दुनिया के लगभग 100 देशों में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में फैसले किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं लिए जाते, बल्कि सामूहिक सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। लोकतांत्रिक शासन वाले देश की विकास दर तानाशाही शासन वाले से कम होती है। यहाँ देखिए, लोकतांत्रिक शासन वाले देश का विकास दर तानाशाही शासन वाले कम होती है। निश्चित होगी, क्योंकि इसमें सभी लोग के वर्ग को देखा जाता है। कहीं किसी विशेष वर्गों को विशेष सुविधा दिया जाता है, किसी को कम दिया जाता है। लेकिन तानाशाह जहाँ है तो उसको मनमानी है, उसको जो मन में आएगा सो करेगा। लेकिन लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। यह सवाल हमेशा पूछता है, इसलिए इसे अवश्य करेंगे। फिर है आगे, भारत में लगभग 73 करोड़ मतदाता, अब बढ़ चुका है, ये पुराना डाटा है, अब 90 करोड़ के आसपास आ गया है ना। माओवादी पार्टी नेपाल की है। टोनी ब्लेयर उत्तरी आयरलैंड के थे। अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए।
तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य की प्रतिनिष्ठा और संयम होनी चाहिए। यह कोटेशन आप याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि किसने कहा, अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था। आगे सवाल, 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए को 265 सीटें मिली थी। ये आपके पीरियड यानी कि बुक में दिया गया है, इसलिए आपको ये दिया गया। 15वीं लोकसभा के चुनाव में बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। आगे है, संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल पारित नहीं हो सका। यानी भारतीय संविधान में यह व्यवस्था किया गया है कि महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाए, जो अभी तक नहीं दिया गया है। समझ रहे बात। आगे है, लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगाववाद है। यह भी सवाल पूछता है। इस प्रकार से हमारे वीडियो बनकर तैयार हो गया और आप इसे अवश्य रूप से अच्छे ढंग से रीड करें और अपने दोस्तों में, अपने और अगल बगल जितने आपके जान पहचान के शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ सुझाव अवश्य लिखें। इसलिए अब हमारी वीडियो यह समाप्त होता है।